बिंदी दौड़कर डॉक्टर साहब से लिपट गई और रोकर बोली, मामा जी मुझे दीदी के पास भेज दीजिए, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। अच्छा बेटा अच्छा, जाओ चंदर, डॉक्टर साहब ने कहा। बिंदी चली गई तो बुआ जी से बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उस पर गुस्सा उतारने का क्या फ़ायदा? हमारे सामने ये सब बातें करोगी तो ठीक नहीं होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। मैं आपको सुना रही हूँ धर्मवीर भारती जी का प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता का 31वां पार्ट। इसके 30 पार्ट में पहले अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और मैं आज शुरू कर रही हूँ इसका आगे का भाग। अरे हम काहे बोलबे, हम तो मर जाई तो अच्छा। बुआ जी पर जैसे देवी माँ आ गई हूँ, इस तरह से वो झूम झूम कर रो रही थी। हम तो वृंदावन जाए के डूब मरी, अब हम तुम लोगन की शकल ना देखबे। हम मर जाई तो चाहे बिनती को पढ़ाओ, चाहे नचाओ, चाहे गवाओ, हम अपनी आंखों से ना देखबे। उस रात को किसी ने खाना नहीं खाया। एक विचित्र सा विषाद सारे घर पे छाया हुआ था। जाड़ी की रात का गहन अंधेरा खामोश छाया हुआ था। महज एक अमंगल छाया की तरह कभी कभी बुआ जी का रुदन अंधेरे को झकझोर जाता था। सभी चुपचाप भूखे सो गए। दूसरे दिन बिनती उठी और महाराजिन के आने से पहले ही उसने चूल्हा जलाकर चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर में चाय बनकर और टोस्ट भुनकर वह डॉक्टर साहब के सामने रखाई। डॉक्टर साहब कल रात की बातें सुनकर बहुत ही व्यथित थे। रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया था। इस वक्त भी उन्होंने खाने से मना कर दिया। बिनती चंदर के कमरे में गई। चंदर, मामा जी ने कल रात को कुछ नहीं खाया, तुमने भी नहीं खाया, लो चाय पी लो। चंदर ने भी मना किया तो बिनती बोली, तुम पी लोगे तो मामा जी भी शायद पी लें। चंदर चुपचाप गया। बिनती थोड़ी देर में गई तो देखा दोनों चाय पी रहे हैं। वो आकर मेवा निकालने लगी। चाय पीते पीते डॉक्टर साहब ने कहा, चंदर यह पासबुक लो, 500 निकाल लो और 2000 का हिसाब अलग करवा दो। अच्छा देखो, मैं तो चला जाऊंगा दिल्ली। बिनती को शाहजहांपुर भेजना ठीक नहीं है। वहाँ 4 रिश्तेदार हैं, 20 तरह की बातें होंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ अब आगे जब तक वह रहे पढ़े। अगर कहो तो यहाँ छोड़ जाऊँ, तुम पढ़ाते रहना। बिनती आ गई और तस्तरी में भुना मेवा रखकर उसमें नमक मिला रही थी। चंदन ने एक स्माइल उठाई और उस पर नमक लगाते हुए बोला, वैसे आप यहाँ छोड़ जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन अकेले घर में रहना अच्छा नहीं लगता। 2-1 रोज़ की बात है तो दूसरी बात है, एकदम से साल भर के लिए आप ही समझ लें। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो। अच्छा, कॉलेज के हॉस्टल में अगर रख दिया जाए तो? डॉक्टर साहब ने पूछा। मैं लड़कियों को हॉस्टल में रखना ठीक नहीं समझता, चंदर बोला। घर के वातावरण और वहाँ के वातावरण में काफ़ी अंतर होता है। हाँ, ये भी बात ठीक है। अच्छा, तो इस साल से मैं दिल्ली इसे ले जा रहा हूँ, अगले साल देखा जाएगा। चंदर, इस महीने भर में मेरा सारा विश्वास हिल गया है। सुधा का विवाह कितनी अच्छी जगह किया, मगर सुधा पीली पड़ गई है। कितना दुख हुआ देखकर। और बिनती के साथ यह हुआ। सचमुच यह जाति विवाह सभी परंपराएं बहुत ही बुरी हैं, बुरी तरह से सड़ गई हैं। उन्हें तो काट फेंकना चाहिए। मेरा तो वैसे इस अनुभव के बाद सारा आदर्श ही बदल गया। चंदर बहुत अचरज से डॉक्टर साहब की ओर देखने लगा। यही जगह थी। इसी तरह बैठकर डॉक्टर साहब ने जाति, बिरादरी, विवाह आदि सामाजिक परंपराओं की कितनी प्रशंसा की थी। जिंदगी की लहरों ने हर एक को 10 महीने में कहां से कहां लाकर पटक दिया था। डॉक्टर साहब कहते गए, हम लोग जिंदगी से दूर रहकर सोचते हैं कि हमारी सामाजिक संस्थाएं स्वर्ग हैं, या तो जब उनमें घुसो तब उनकी गंदगी मालूम होती है। चंदर, तुम कोई गैर जात का अच्छा सा लड़का ढूंढो, मैं बिनती की शादी दूसरी बिरादरी में कर दूंगा। बिनती जो और चाय ला रही थी फौरन बड़े दृढ़ स्वर में बोली, मामा जी आप मुझे जहर दे दीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। क्या आप मेरी दृढ़ता पर विश्वास नहीं करते? क्यों नहीं बेटी। अच्छा, जब तक तेरी इच्छा हो पढ़। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने बुआ जी को बुलाया और रुपए दे दिए। लो, यह 500 पहले खर्च के हैं और 2000 में से तुमने धीरे धीरे मिलता रहेगा। 2-3 दिन के अंदर बुआ जी ने जाने की सारी तैयारी कर ली, लेकिन 3 दिन तक बराबर रोती ही रहीं। उनके आंसू थमे ही नहीं। बिनती चुप थी, वह भी कुछ नहीं बोली। चौथे दिन जब वह सामान मोटर पर रखवा चुकी तो उन्होंने चंदर से बिनती को बुलवाया। बिनती आई तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और बेहद रोई। लेकिन डॉक्टर साहब को देखते ही फिर बोल उठी, हमारी लड़की का दिमाग तुम ही बिगाड़े हो। दुनिया में भाइयों अपने न होत, अपनी लड़की को ब्याह दियो, हमारी लड़की। फिर बिनती से चिपट कर रोने लगी।
चंदर चुपचाप खड़ा सोच रहा था। अभी तक बिनती खराब थी, अब डॉक्टर साहब खराब हो गए। बुआ ने रुपए संभाल कर रख लिए और मोटर पर बैठ गई। समस्त लांछनों के बावजूद डॉक्टर साहब उन्हें पहुंचाने स्टेशन तक गए। बिनती बहुत ही चुप सी हो गई थी। वह किसी से कुछ नहीं बोलती और चुपचाप काम करती रहती थी। जब कुछ काम से फुर्सत पा लेती तो सुधा के कमरे में जाकर लेट जाती और जाने क्या सोचा करती। चंदर को बड़ा ताज्जुब हुआ था कि बिनती को देखकर। जब बिनती खुश थी, बोलती चालती थी तो चंदर बिनती से चिढ़ गया था, लेकिन बिनती का जीवन का यह नया रूप देखकर पहले की सभी बातें भूलने लगा और फिर उससे बात करने की कोशिश भी करने लगा। लेकिन बिनती ज़्यादा बोलती नहीं थी अब। एक दिन दोपहर को चंदर यूनिवर्सिटी से लौटकर आया और उसने रेडियो खोल दिया। बिनती एक तश्तरी में अमरूद काट कर ले आई और रखकर जाने लगी। सुनो बिनती, क्या तुमने हमें माफ़ नहीं किया? मैं कितना व्यथित हूँ बिनती। अगर तुमको भूल से कुछ कह दिया हो तो तुम उसको इतना बुरा मान गई कि 2-3 महीने बाद भी नहीं भूली। नहीं, बुरा मानने की क्या बात है चंदर, बिनती एक फीकी हंसी हंसकर बोली। आखिर नारी का भी एक स्वाभिमान है। मुझे माँ बचपन से कुचलती रही, मैंने तुम्हें दीदी से बढ़कर माना। तुम भी ठोकरें लगाने से बाज नहीं आए, फिर भी मैं सब सहती रही। उस दिन जब मंडप के नीचे मामा जी ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया तो मुझे उसे क्षण लगा कि मुझ में भी कुछ सत्व है। मैं इसलिए नहीं बनी कि दुनिया मुझे कुचलती ही रहे। अब मैं विरोध करना, विद्रोह करना भी सीख गई हूँ। जिंदगी में स्नेह की जगह है, लेकिन स्वाभिमान से बड़ी कोई चीज़ नहीं। और तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी की ज़रूरत भी तो नहीं है। कहकर बिनती धीरे धीरे चली गई। अपमान से चंदर का चेहरा काला पड़ गया। उसने रेडियो बंद कर दिया और तश्तरी उठाकर नीचे रख दी और बिना कपड़े बदले पम्मी के यहाँ चला गया। मनुष्य का एक स्वभाव होता है, जब वह दूसरे पर दया करता है तो चाहता है कि याचक पूरी तरह विनम्र होकर उसे स्वीकार कर ले। अगर याचक दान देने में कहीं स्वाभिमान दिखलाता है तो आदमी अपनी दानवृत्ति और दया भाव भूलकर निशंसता से उसके स्वाभिमान को कुचलने में व्यस्त हो जाता है। आज हफ्तों के बाद चंदर के मन में बिनती के लिए कुछ स्नेह, कुछ दया जागी थी। बिनती को उदास मौन देखकर, लेकिन बिनती के इस स्वाभिमान भरे उत्तर ने फिर से उसके मन का सोया हुआ सांप जगा दिया। वह इस स्वाभिमान को तोड़कर ही रहेगा, उसने सोचा। पम्मी के यहाँ पहुंचा तो अभी धूप थी। जेनी कहीं गई थी। बर्टली अपने तोते को कुछ खिला रहा था। कपूर को देखकर ही हंसकर अभिवादन किया और बोला, पम्मी अंदर है। वह सीधा अंदर चला गया। पम्मी अपने शयन कक्ष में बैठी हुई थी। कमरे में लंबी लंबी खिड़कियां थी जिनके लकड़ी में चौखटों में रंग बिरंगे शीशे लगे हुए थे। खिड़कियां बंद थी और सूरज की किरणें इन शीशों पर पड़ रही थी और पम्मी पर 7 रंगों की छायाएं खेल रही थी। वह झुकी हुई सोफे पर अधलेटी कोई किताब पढ़ रही थी। चंदर ने पीछे से जाकर उसकी आंखें बंद कर ली और बगल में बैठ गया। कपूर, अपनी सुकुमार उंगलियों से चंदर के हाथों को अपनी आंखों से हटाते हुए पम्मी ने बोला और पलकों में बेहद नशा भरकर सोन जूही की मुस्कान बिखेरकर चंदर को देखने लगी। चंदर ने देखा वह ब्राउनिंग की कविता पढ़ रही थी। वह पास बैठ गया। पम्मी ने उसे अपने वक्ष की ओर खींच लिया और उसके बालों से खेलने लगी। चंदर थोड़ी देर चुपचाप लेटा रहा, फिर पम्मी की गुलाबी होठों पर उंगलियां रखकर बोला, पम्मी, तुम्हारे वक्ष पर सर रखकर मैं जाने सब कुछ क्यों भूल जाता हूँ। पम्मी, दुनिया वासना से इतना घबराती क्यों है? मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि अगर किसी को वासनाहीन प्यार करके, किसी के लिए त्याग करके मुझे जितनी शक्ति मिली है, पता नहीं क्यों मांसलता में भी उतनी ही शांति मिलती है। ऐसा लगता है शरीर के विकार अगर आध्यात्मिक प्रेम में जाकर शांत हो जाते हैं तो लगता है आध्यात्मिक प्रेम में प्यासे रहने जाने वाले अभाव पर किसी की मांसल बंधन में आकर ही बुझ पाते हैं। कितना सुखद है तुम्हारी ममता में। चंदर के होठों पर अपनी उंगलियों रखते हुए पम्मी बोली, चरम शांति के क्षणों का अनुभव करते हैं, बोलते क्यों हो? चंदर चुप हो गया, चुपचाप लेटा रहा। पम्मी की केसर श्वासें उसके माथे को रह रहकर चूम रही थी और चंदर के गालों को पम्मी के वक्ष पे में धड़कता हुआ संगीत गुदगुदा रहा था। चंदर का एक हाथ पम्मी के गले में पड़ी इमिटेशन हीरे की माला से खेलने लगा। सारस के पंखों से भी ज़्यादा मुलायम सुकुमार गर्दन से छूटने पर उंगलियां लाजवंती की पत्तियों की तरह सकुचा गईं। माला खोल दी
और उसे उतारकर अपने हाथों में ले लिया। पम्मी ने माला लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि गले के बटन टच से टूट गए। बर्फानी चांदनी उफनकर छलक पड़ी। चंदर को लगा उसके गालों के नीचे बिजलियों के फूल सिहर उठे और एक मादमता नशा टूटते हुए सितारों की तरह उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। वह कांप उठा, सचमुच कांप उठा। नशे में चूर वह उठकर बैठ गया और उसने पम्मी को अपनी गोद में डाल लिया। पम्मी अनंग के धनुष की प्रत्यंचा की तरह दोहरी होकर उसकी गोद में पड़ी रही। तरुणाई का चांद टूटकर 2 टुकड़ों में टूट गया और वासना के तूफान ने झीने बादल भी हटा दिए। जहरीली चांदनी ने नागिन बनकर चंदर को लपेट लिया। चंदर ने पागल होकर पम्मी को अपनी बाहों में कस लिया। इतनी प्यास से लगा कि पम्मी का दीपशिखा सा तन चंदर के तन में समा गया। पम्मी निश्चेत आंखें बंद किए लेटी थी, लेकिन उसके गालों पर न जाने क्या खिल उठा था। चंदर के गले में उसने मृणाल सी बाहें डाल दी। चंदर ने पम्मी के होठों को जैसे ही अपने होठों में समेट लेना चाहा, इतने में इतनी आग, इतना नशा, ठाए सहसा एक बंदूक की आवाज़ हुई। चंदर चौंक उठा। और इस कहानी का पार्ट मैं यहीं पे रोक रही हूँ। सुनाऊंगी आगे की कहानी आपको गुनाहों के देवता के अगले भाग में। आगे की कहानी सुनने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, नीचे कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक बताइएगा और कहानी बहुत अच्छी लगे तो इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे इसके अगले पार्ट में बहुत ही जल्द।